हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन में तन मन से लगे होंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या अभी तक उन्होंने नहीं शुरू करी थी, बेटा अब शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास लगभग 30 to 35 डेज ही आज से रह जाएंगे आपके पास। और उसमें अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और आपकी सीटेट की एग्ज़ाम आप आराम से कर पाओगे, हो जाएगी। और चलिए आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की पेडागोजी को। ये क्लास चौथी होगी मेरी, ठीक है। इसमें हम लोग आप समझते हो कि एमसीक्यूज़ जो पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे है कि सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने सभी प्यारे मित्रों, छोटे भाई बहनों को जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा और उनसे बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल सही ट्रैक पे कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेटा बहुत ध्यान से पढ़िएगा और किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि ये लेवल 1 के लिए या फिर 2 के लिए है। ये पेडागोजी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं मैथ्स में, सो ये दोनों के लिए ही है और मैं दोनों के लेवल से ही क्वेश्चंस को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। और पेडागोजी में वैसे भी कोई विभेद नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है लेवल 1 वाला 2 में भी आता है, 2 वाला 1 में भी आता है, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन क्या होता है? इसको दिक् स्थान की समझ कहते हैं। इसका मतलब होता है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जिसको कहेंगे विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। एक बात ध्यान से समझेंगे, साइकोलॉजी मानता है कि दिक् स्थान बुद्धि जिनके अंदर होती है, जिन विद्यार्थियों ने साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को पढ़ा होगा, बुद्धि चैप्टर को सीखा है, उन्हें पता होना चाहिए कि स्पेशल इंटेलिजेंस जिन लोगों में होती है वे मूर्तिकार रचनाकार होते हैं अक्सर, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में होता है ना। तो ये त्रिविम विवेचन की समझ को विकसित करने की सर्वाधिक संभावना किसमें हो सकती है? गणित की क्रियाविधि के माध्यम से। सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। आपको कौन सा ऑप्शन बेहतर लग रहा है? चलिए बताइए। नहीं समझ आ रहा? ऑप्शन नंबर सी, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। एक्चुअली जो चौपड़ आकृतियाँ होती हैं वो फ्लोर मैट की तरह होती हैं, है ना, और उनमें बड़े बड़े बॉक्सेस या डाइस जैसी चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है। और उनमें पहचान करनी होती है या कई बार एक जैसी डाइस को मिलाना होता है, ठीक है। तो ये वही कर सकते हैं जिनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत भी होगी या फिर उसमें इंटरेस्ट होगा, तो बच्चे उस विषय को लेकर के ज़्यादा प्रयास करेंगे और उन्हीं से संभावित समाधान अधिक होंगे, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त। तो मैं आपको बता दूं सभी विद्यार्थियों को कि कभी भी बच्चों को भिन्न के कॉन्सेप्ट को अगर सिखाना है तो गणित के शिक्षण विधि में क्वेश्चनर के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चनर की छड़ें बेटा कुछ नहीं होती हैं, ऐसे सीधी सीधी छोटी बड़ी छड़ें होती हैं जो लंबाई में ऐसे, आप समझ रहे हो ना,
छोटी बड़ी होती, इस तरीके से, ठीक। और इनको कई भागों में तोड़कर विभाजित कर कर बच्चों को भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझाने का काम किया जाता है, ठीक है। इन्हें ही क्विजनर की छड़ें कहते हैं। तो आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा ना, तो आप सिंपल तरीके से समझ लो कि भिन्न की संकल्पना के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आता है और ये पूछते हैं कि किस तरीके से उसे हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो इसमें रट्टा मार लो बेटा, यही वाला उत्तर बनाना है आपको, क्वेश्चनर की छड़ें। देखिए जियो बोर्ड आप समझते हो, हमने आपको एक दिन जियो बोर्ड के को बताया था, दिखाया था, जिसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता है ना, और वो ज्यामितीय संकल्पनाओं को सीखने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप बच्चों को गणित पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बना दो। हो गया उत्तर। भाई देखिए, जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं अगर वो बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाएगा तो वो बहुत उनके लिए आसान हो जाएगा और उसका प्रयोग भी वो अपने आसपास या रोज़मर्रा के जीवन में कर पाएंगे। इससे उन्हें उसकी उपयोगिता समझ में आएगी और अवधारणा विकसित होगी। आज समझ आ रहे ना? तो गणित ही नहीं, किसी भी विषय के लिए ये अच्छा पॉइंट होता है। और जब गणित के संबंध में पूछा जा रहा हो तो और भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बना दीजिए, ठीक है। मतलब गणित को ऐसा सिखाइए कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। ये सबसे अत्यंत यह महत्वपूर्ण पहलू होगा। अब जैसे सेकंड ऑप्शन लिखा है, परिकलन में परिशुद्धता। परिकलन में परिशुद्धता का मतलब समझते हो? मतलब उसकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना गणित का ही उद्देश्य तो होता है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन, मतलब कल को आप इंजीनियरिंग कर लीजिएगा, इंजीनियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे। बेटा क्वेश्चन पर आपको फोकस तो करना ही है, साथ में इस बात पे ध्यान देना है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एनालिसिस को बढ़ा देगा आपकी, और परीक्षा में आपका एनालिसिस ही आपको सर्वाधिक स्कोर कराने में हेल्प करेगा। आप चाहे जितना क्वेश्चन रट लो, इससे आपका होना नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा रोट लर्निंग पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होती है। ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है आपकी। जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है वो सीटेट में सक्सेस होंगे। आइए जानते हैं गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नोटिस कीजिएगा, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है, उसका चुनाव करना है जो गणित की प्रकृति से भिन्न हो, अलग हो, ना आता हो। पहला ऑप्शन देखेंगे, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही जवाब है, ये तो उसकी प्रकृति का एक हिस्सा है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। देखिए गणित में जब तक कल्पना ना हो वो हो नहीं सकता, और गणित का मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो अमूर्त है, प्रत्यक्ष नहीं होता, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन। अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड पे बच्चों को हमको ये सिखाना है कि त्रिभुज क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को सिखाना है। जनरली शिक्षक क्या करते हैं कि 3 रेखाखंडों को मिला करके जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। इतनी बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर लेते हैं, है ना। मात्र इतने से त्रिभुज की संकल्पना उनके अंदर विकसित नहीं होगी और उनके अंदर हमेशा डर और भ्रांति बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? अगर उस त्रिभुज की आकार और आकृति में अगर आपने परिवर्तन कर दिया तो उन्हें पहचानने में समस्या होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी क्या है देखते हैं
सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दूं। भैया देखो, आप रोट लर्निंग पे काम कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो रोट लर्निंग रट्टा पद्धति की ओर जा रहा है। परिभाषा देने का क्या मतलब है? मुझे उसकी संकल्पना समझानी है, कॉन्सेप्ट बताना है। भ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज बताओगे? अच्छा, मतलब क्या सिर्फ त्रिभुज का एक ही प्रकार होता है, समबाहु त्रिभुज? गलत। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत कीजिए। तो इससे क्या होगा? बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि बच्चे त्रिभुज और दूसरी आकृतियों में क्या कर सकेंगे? अंतर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? मतलब ये है कि गणित के अध्यापक होने के नाते आपने गणित में जो कुछ भी सिखाया है उसका आकलन करना चाहेंगे। आकलन करने के दौरान किस विषय पर आपका फोकस नहीं होगा, हमें वो बताना है। गणितीय अवधारणाओं को समझना, यार ये तो चाहिए। गणितीय भाषा का विकास बिल्कुल है, क्योंकि गणित में गणितीय भाषा को अगर बच्चे नहीं समझेंगे, उसका आकलन आप नहीं करोगे, तो फिर गणित के प्रश्नों को पढ़ के बच्चों को समझ में कहाँ से आएगा कि उन्हें क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड पर बच्चा गणित की प्रॉब्लम का बिल्कुल सही सटीक जवाब देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा उस समस्या का समाधान उसके आसपास भी कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके प्रयास सार्थक हैं और अच्छा है। वो किसी न किसी दिन उस चीज़ को सटीक कर ले जाएगा, सीख लेगा, है ना। तो एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्राइमरी स्टैंडर्ड में मैथ्स में अगर क्वेश्चन आधा भी लिखा हो और सही लिखा हो, तो इस पर भी मार्क्स दिए जाते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डांट नहीं लगाई जाती, ठीक है। और बड़ी कक्षाओं में जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो उम्मीद है बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। बच्चे आज ना क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत सुंदर से क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षा में आपको बड़ा हेल्प करेंगे। और माता रानी की कृपा रही तो आपको संभव है कि सब मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में दिख जाएं, ठीक है। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस थोड़ा सा मेरा काम जरूर कीजिएगा कि सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ पर आपकी उंगलियाँ अक्सर चलती नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर वापस आते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड पर अगर हम गणित के कॉन्सेप्ट को बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं, उनका सही सीक्वेंस क्या होगा, मुझे वो बताना है। देखिए भाई, चित्र बनाना पहला हो सकता है, ठीक है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना हो सकता है, अनुभव प्रदान करना हो सकता है, भाषा के माध्यम से समझाना हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि गणित की अवधारणा को समझने के लिए या उसके सीक्वेंस को बताने के लिए, या गणित विषय होती क्या चीज़ है, उसके लिए सबसे पहले बच्चों को गणित का आभास तो कराइए। बात समझ आ रही ना? मैथ्स होता क्या चीज़ है उसका अनुभव तो कराइए। आपने ध्यान दिया होगा कि पीजी क्लासेस में बच्चों को काउंटिंग सम्स कराना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उससे कभी कहा नहीं जाता कि बेटा आपको गणित पढ़नी है ना। देख रहे हैं ना आप? और बच्चों को अबेकस के सामने बैठा करके उसको काउंटिंग कराई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी उसके सामने थिंग्स छोड़ दी जाती हैं और उनसे कहा जाता है बेटा काउंट करके ले आओ, है ना, और देखिए कितने पीसेस हैं। तो बच्चे को नहीं पता होता है कि वो मैथ्स सीख रहा है, वो अपनी जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को काउंट कर रहा है, उनसे व्यवहारिक गणित को प्रयोग में ला रहा है। तो धीरे धीरे उसे गणित का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, ठीक है।
इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ फिर शुरुआत आपकी ऑप्शन नंबर सी से नहीं है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, भाषा के माध्यम से समझाना। उत्तर आपका ये सही है भैया, सी डी। सीक्वेंस क्या मिल रहा है, लैंग्वेज के माध्यम से समझाना। ए आएगा, फिर बच्चों को चित्र बनाना सिखाएंगे। चित्र बनाना मतलब काउंटिंग को लिखना, ठीक है, सम्स के ऊपर संक्रियाएं करना, और फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे। मतलब फिर हम सिंबॉलिक स्टेज में आ जाएंगे कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मीन क्या होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बुक्स में थिंग्स को पिक्चर्स बनी होती है, उनको काउंट करके सामने उनको ऐड करके बच्चों को लिखना होता है, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस यहाँ पे सही है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में गणित का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? चलो भैया इसको बताइएगा जरा। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में गणित का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड पे मैथ्स को हटा दें तो इससे कुछ बच्चों का नुकसान हो जाएगा। यह क्यों ज़रूरी है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जाए? ठीक है, तो देखिए आते हैं। खुली सोच और उच्च कोटि के विचार को विकसित करना, गणित को दैनिक जीवन में लागू करना, ठीक, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चे जाने तो कि हमारे जीवन में गणित की उपयोगिता क्या है, तभी तो वो गणित के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, सही बात है। मैथ्स एक ऐसा विषय जिसमें आप कह नहीं सकते हो कि मैं कल से गलतियां नहीं करूंगा। वैसे ये सभी विषयों पर लागू होता है, बट इस पर कुछ अधिक लगता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में मैथ्स के मामले में परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार गलतियां कर रहा है, लगातार सीख रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर नज़र आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर परफेक्शन आ गई। तो गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती हैं। जैसे कहने गलत है, कोई स्थान नहीं होगा, ये बात अनुचित है, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, ठीक है। देखिए जब बच्चे मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गलतियां करते हैं ना, तो अध्यापक को ये जानने का मौका मिलता है कि एक्चुअली बच्चे को मैथ्स के किस कॉन्सेप्ट को समझने में समस्या आ रही है। और अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके से नकल करके, चीटिंग करके, किसी भी तरीके से अगर वो अपने उत्तर को सही कर लेता है और वो गलतियां नहीं कर रहा है, तो जिस क्वेश्चन पे वो गलतियां नहीं कर रहा है, मान लीजिएगा अध्यापक को कभी भी उसके गणित संबंधी अवधारणा को समझने का अवसर नहीं मिलेगा। सो गणित में त्रुटियों की भूमिका आप समझ ही गए होंगे कि क्या है ना। और ये बात ऑप्शन नंबर डी में देखो प्राप्तांकों को लेकर करी जा रही, तो प्राप्तांकों से यहाँ पे कोई लेना देना वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। बेटा जहाँ भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे कम समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूँगा अगले स्लाइड में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। मतलब ये है कि गणित में जो पहेलियाँ शामिल होती हैं, पजल्स जो मैथ्स के बुक में होती हैं, उससे बच्चों को गणित सीखने में क्या मदद मिलती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। देखिए गणित इसी कौशल का तो विकास करता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाएं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो सके, उसी कौशल को बढ़ाना है। तो जितनी ज़्यादा पजल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आपके अंदर इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर बन चुका है। सो बाकी के ऑप्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ओके, नोटिस कीजिएगा, परीक्षा में अक्सर ये नहीं से आप में काफ़ी गलतियां होती हैं, इस पर ध्यान देंगे आप। हमको क्या करना है
गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिएगा, एनसीएफ चाहता था कि प्राथमिक विद्यालयों में अगर हम बच्चों को गणित सिखाएंगे तो फ्यूचर में गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराई जा सकती है। बात समझ लो ना। मान लीजिए अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड से मैथ्स की बुक को हटा दिया जाए तो एक तो बच्चे का मस्तिष्क का विकास वहीं से अवरुद्ध हो जाएगा, दूसरा गणित से संबंधित जो व्यवहारिक जीवन में उसको समस्याएं आती वो उसका समाधान उसके पास नहीं होगा, तीसरा फ्यूचर में गणित पढ़ने की चाह उसके अंदर कभी नहीं पैदा होगी। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है? गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंड मैपिंग। साइकोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है माइंड मैपिंग को तो आप समझ रहे होंगे, या नहीं पढ़ा है तो इसी को मानस दर्शन या मानसिक चित्रण के नाम से बुलाया जाता है। या यूँ समझ लो कि मन ही मन किसी विषय वस्तु की कल्पना को उकेरना या किसी की तस्वीर बना लेना आपका मानस दर्शन कहलाएगा जब आप अंतर्मन से देखते हैं। तो ज्यामिति की समझ के लिए पहला जो क्रम होगा वो है आपका मानसिक चित्रण, जो आपके ए और बी में पहले ही पोजीशन पे बैठा है, इसलिए सी आपका एलिमिनेट हो रहा है। ए और बी में से चुनाव करना है। जब आप मानसिक चित्रण कर लेंगे तो एनालिसिस भी तो करेंगे कि औपचारिक निगमन करेंगे। देखो, औपचारिक निगमन का मतलब होता है जो फॉर्मल डिडक्शन होगा, मतलब गणितीय कॉन्सेप्ट को ऑफिशियल तरीके से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी आपका गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, मानसिक चित्रण करेंगे, फिर आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अनौपचारिक निगमन करेंगे। अनौपचारिक निगमन समझ लो ना कि घरेलू उपकरणों के माध्यम से ज्यामिति को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और रस्सी है, कोई चित्र बना करके है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे जियो बोर्ड है ना, जियो बोर्ड जो है वो ज्यामिति संकल्पना को पढ़ाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। वो औपचारिक जरूर हो गया, मतलब विद्यालय में एज अ टीएलएम प्रयोग में लाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले वो एक अनौपचारिक व्यवस्था ही तो है। क्योंकि जियो बोर्ड में जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक फ्रेम बना लीजिए, उसमें 4-5 कीलें लगी हों और फिर आप इलास्टिक लेकर के उसमें किसी भी आकृति छोड़ दीजिए। इलास्टिक को 4-5 कीलों में फंसा दोगे तो उससे जो आकृति उभरेगी वो कोई ना कोई आकृति तो होगी ना, और इसी आकृति को ज्यामिति का कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा सही है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, एक गणितीय प्रमेय है। मैं आपको अभिग्रहित और प्रमेय दोनों में आप समझ लो अंतर क्या होता है। इसमें मैं एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं कराया है, शायद सीडीपी में कराया है, जहाँ पर लिखा था कि प्रतिज्ञप्ति और विश्लेषण को सत्य न मानते हुए भी उसको आधार मान लिया जाता है या सही मान लिया जाता है, उसे अभिग्रहित कहा जाता है। शायद मैंने सीडी में क्वेश्चन कराया, एक बार देख लीजिएगा जाकर के। गणितीय प्रमेय क्या चीज़ होती है? एक कथन होता है जिसे अभिग्रहितों के तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया होता है। ठीक है, ये आप लाइन याद कर लो, सीधे सीधे परीक्षा में आएगी अगर ये थ्योरम के बारे में पूछ रहे होंगे या जान रहे होंगे। वो 2 ही क्वेश्चन कर रहा है अभी 23 और 24 के पेपर में, यही बात उसने पूछ रखी है। अभिग्रहित और प्रमेय के बारे में अंतर करवा लिया है। तो मैं इस स्लाइड में तो मुझे याद नहीं रह गया, अगली स्लाइड में मैं अभिग्रहित और प्रमेय दोनों को साथ ला दूंगा। ठीक है, दोनों को समझा दूंगा। वैसे अगर सीडी का पिछला लेक्चर आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ मैंने कहीं पर अभिग्रहित को समझाया है ना। वहाँ पे ऑप्शन बना है अभिग्रहित, क्वेश्चन लिखा है अभिग्रहित की डेफिनेशन। ओके, आते हैं
वस्तुएं जो एक समान वस्तुओं के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार हैं यूक्लिड का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और ये जो लिखा है ना कि वस्तुएं जो एक समान वस्तुओं के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, ये अभिग्रहित है क्योंकि इसे प्रामाणिक रूप से सत्य माना जाता है। ठीक है, सॉरी, अप्रामाणिक रूप से इसे क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। आप कह सकते हो कि ये भी क्या है? अभिग्रहित है। देखिए थोड़ा सा अंतर कीजिएगा। प्रमेय में क्या कह रहे हैं? एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, मतलब प्रमेय को सिद्ध किया गया होगा और अभिग्रहित को सिर्फ माना गया होगा, सिर्फ माना गया होगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को ना? अभिग्रहित को क्या करते हैं? सिर्फ मान लेते हैं, आधार मानते हैं, और थ्योरम को क्या करते हैं? वो सिद्ध करी जाती है। ठीक है, बस यही अंतर है अभिग्रहित और प्रमेय में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? देखिए सब ठीक है, डी हटा दीजिए। गणित में लर्निंग का रोट लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लर्न बाय हार्ट इसमें नहीं होता, हम रट्टा नहीं मार सकते। सी ऑप्शन जिस ऑप्शन में बैठा है वो उत्तर बनेंगे ही नहीं। तो आप देख रहे हो ना, इतने गलत हो गए। उत्तर क्या सही? फर्स्ट, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए समझ तो लेते ही हैं, कम से कम उत्तर तो मिल ही चुका है हमको। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? सबसे पहले मानस दर्शन को प्रोत्साहित कीजिए, पक्षांतरण को समझाइए, सामान्यीकरण सिंप्लीफाइड करना बच्चों को समझाइए, और फिर अनुमान लगाना बताना है आपको। ठीक है, ये मत मान लीजिएगा कोई एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं है। गणित में किए जाने वाली ये गतिविधियां हैं जिससे बच्चों को गणितीय कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। आशा है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। बेटा आपकी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में 15 क्वेश्चंस ही पेडागोजी के होते हैं, वो मैंने अभी एक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास को मुझे यहीं पर वाइंड अप करना है, और बहुत ठीक से प्यार से बेटा इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार में चीज़ें ना समझ में आए तो दूसरी बार लेक्चर को देख लीजिएगा, लेकिन लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं।